तो आज हम एलेक्सिस रेन और अली मिशेल के बीच हुई एक दिलचस्प बातचीत को थोड़ा गहराई से समझ रहे हैं। हाँ, हमारे पास उनके इंटरव्यू का एक हिस्सा है जिसमें दोस्ती, पर्सनल ग्रोथ और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने जैसी बातें हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का जो मकसद है वो है उनकी दोस्ती का सफर समझना, उनका व्यक्तिगत विकास और कैसे वो स्त्रीत्व या फेमिनिनिटी को अपनाती हैं और सामाजिक दबावों से कैसे निपटती हैं। हाँ, उनकी दोस्ती की कहानी काफी अनोखी है और मुझे लगता है इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सही कहा। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों प्रभावशाली महिलाओं के अनुभवों से क्या खास बातें निकलती हैं। उनकी दोस्ती, जैसा आपने कहा, बचपन की है, लेकिन ये हमेशा एक जैसी नहीं रही, बदलती रही है। हाँ, बिल्कुल। मुश्किल वक्त में, जैसे एलेक्सिस की माँ के गुजर जाने के बाद, वो एक दूसरे के लिए मजबूती से खड़ी रहीं। और अली के परिवार ने तो एलेक्सिस को एक तरह से गोद ही ले लिया था। ये एक बहुत बड़ी बात है ना? ये सिर्फ दोस्ती नहीं, एक गहरा बंधन दिखाता है। और जो दिलचस्प है वो ये कि दोनों ने बिल्कुल अलग रास्ते चुने बाद में। हाँ, एलेक्सिस हॉलीवुड की तरफ गई और अली ने यात्रा और हीलिंग का रास्ता चुना। अब देखिए, इतने अलग रास्ते अक्सर रिश्तों में दूरी ले आते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने आपसी सम्मान बनाए रखा और एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट किया। ये समझना बहुत जरूरी है कि रिश्ते स्टैटिक नहीं होते, वो बदलते हैं, विकसित होते हैं। उन्होंने खुद भी इस बात पर जोर दिया है कि अगर आप सहमत नहीं भी हैं, हाँ, तो भी सम्मान से अपनी बात रखें और दूसरे के फैसलों का आदर करें। हाँ, उनकी वो लाइन बहुत अच्छी है, हम जो कभी थे उसकी राख पर नृत्य करना। वाह, क्या बात कही है। अतीत को पकड़े मत रहो, जो नया रूप रिश्ता ले रहा है उसे अपनाओ। और इसी समझ से मुझे लगता है वो स्त्री और पुरुष ऊर्जाओं के संतुलन वाली बात भी जुड़ती है। हाँ, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जेंडर से जुड़ी नहीं है, ये ऊर्जाएं हम सबके अंदर होती हैं। बिल्कुल। जैसा उन्होंने समझाया, स्त्री ऊर्जा वो है जो हमें अनजाने को, एहसास को, इंट्यूशन को समझने में मदद करती है। और पुरुष ऊर्जा वो ज्ञात चीजों को संभालने में, प्लान करने में, एक्शन लेने में मदद करती है, दुनिया में चीजें करने वाली ऊर्जा। ये बैलेंस साधना असल जिंदगी में कितना मुश्किल हो सकता है ना? हाँ, बहुत। एलेक्स ने खुद माना कि जीवन के हालात ने उन्हें पुरुष ऊर्जा की तरफ ज्यादा धकेला, सर्वाइवल के लिए शायद। हाँ, शायद। पर वो फिर सचेत होकर जानबूझकर बैले या योग जैसे अभ्यास करती हैं, हाँ, जिनमें स्त्री गुण ज्यादा हैं, ताकि वो बैलेंस बना रहे। और वहीं अली का अनुभव थोड़ा अलग था। उन्होंने अपने स्त्री ऊर्जा में पुरुष ऊर्जा को, इच्छा शक्ति या विल पावर को इंटीग्रेट करना सीखा। अच्छा। और यहाँ एक बहुत गहरी बात है कि जिस ऊर्जा ने हमें बचाने में मदद की, सर्वाइव करने में मदद की, जैसे शायद वो पुरुष ऊर्जा, हाँ, उसे बदलने की कोशिश करने से पहले उसकी सराहना करना जरूरी है। उसे समझना कि उसने हमें संभाला। सही बात है, उसे दुश्मन की तरह नहीं देखना। बिल्कुल। क्योंकि लक्ष्य सिर्फ सर्वाइव करना नहीं है, बल्कि फलना फूलना है, थ्राइव करना है, और उसके लिए दोनों ऊर्जाओं का मेल जरूरी है। ये बात मुझे समाज के दबाव से जुड़ती है। समाज अक्सर हमें खांचों में फिट करने की कोशिश करता है। हाँ, बिल्कुल। तुम सुंदर हो, या तुम बुद्धिमान हो, या तुम ये हो, तुम वो हो। अली का अनुभव वो एडीडी वाली दवा का ये दिखाता है, कैसे उस दवा ने उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी असल प्रतिभा को दबा दिया था। और बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जो अनोखी प्रतिभा है वो शायद स्कूल के पैमानों पर खरी नहीं उतरती, पर वो बहुत कीमती है। इसी से वो पोर्सिलीन सूट वाली बात भी जुड़ती है ना? हाँ, वो बाहरी दिखावे का, परफेक्ट दिखने का खोल, जिसे तोड़ना पड़ता है अपनी असली ताकत पाने के लिए। बिल्कुल। कभी कभी खुद को प्रमाणिक होने की, यहाँ तक कि बदसूरत या वल्नरेबल दिखने की इजाजत देना जरूरी है। टेलर स्विफ्ट का उदाहरण भी उन्होंने दिया था। हाँ, कि कैसे लगातार आलोचना आपको अपना रूप बदलने पर मजबूर करती रहती है। वो पोर्सिलेन सूट बार बार बदलना पड़ता है। तो फिर इस बाहरी दबाव से, और कभी कभी जो दूसरों की सफलता देखकर जलन होती है, उससे कैसे निपटें? एक तरीका उन्होंने बताया, अपने और दूसरों के विकास की गति और पैटर्न को समझना, आर्केटाइप्स के जरिए। आर्केटाइप्स जैसे कैरल पियर्सन के 12 आर्केटाइप्स। हाँ, वही। जैसे वो मनोवैज्ञानिक मूल रूप या पैटर्न जो हमारे सोचने समझने के तरीके को दिखाते हैं। उन्होंने बताया एलेक्सिस का रूलर जैसा है, जो व्यवस्था बनाती हैं, और अली का मैजिशियन, जो बदलाव लाती हैं। अच्छा। ये समझना कि सबकी यात्रा अलग है, सबकी भूमिका अलग है, ये जलन को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि फिर आप अपनी यूनिक यात्रा पर फोकस करते हैं। और अपनी अंदरूनी दुनिया को, अपने पैटर्न्स को समझने के लिए वो जर्नलिंग का इस्तेमाल करती हैं। हाँ, खासकर 2 तरीके बताए उन्होंने। एक तो तेज लिखना, बिना सोचे समझे, जो मन में आए बस लिखते जाना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और दूसरा, डर जैसी मुश्किल भावनाओं को खत लिखना, जैसे वो डर एक अलग व्यक्ति हो। ये तकनीकें अवचेतन मन में जो बातें दबी हैं
उन्हें बाहर लाने में मदद करती होंगी। बिल्कुल, ताकि आप उन्हें देख सकें, समझ सकें। एक और बहुत पावरफुल तकनीक उन्होंने बताई, ट्रिगर्स को हैंडल करने की। हाँ, वो बहुत प्रैक्टिकल थी कि जब कोई चीज आपको ट्रिगर करे, मतलब कोई बात चुभ जाए या गुस्सा दिला दे, तो उसी पल रुक जाओ। हाँ, रुक कर खुद से पूछो, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। और फिर अपने अंदर के उस बचपन वाले हिस्से से जुड़ना जिसे शायद उस वक्त चोट लगी हो, और उसे सहानुभूति देना। आज का आप उस छोटे बच्चे को दिलासा दे। इससे वो जो भावनात्मक बोझ है वो शरीर में जमा नहीं होता। वाह, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आ सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। एक तो ये कि रिश्तों में लचीलापन और सम्मान बहुत जरूरी है। हाँ, वो बदलने के लिए तैयार रहना। और दूसरा, खुद को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने जो सर्वाइवल मैकेनिज्म्स हैं उन्हें समझना और उनकी सराहना करना। सही। और असली विकास तभी होता है जब हम अपनी पूरी सच्चाई को, अपने हर हिस्से को, अच्छे बुरे को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, प्रामाणिकता और अपने अवचेतन मन के पैटर्न्स और जो चीजें हमें ट्रिगर करती हैं उन पर काम करना हीलिंग के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, क्या हो अगर हम अपनी पहचान को किसी एक फिक्स्ड चीज की तरह न देखें? मतलब ये ना सोचें कि मैं ऐसी ही हूं, बल्कि उसे एक लगातार बदलते विकसित होते हुए सफर की तरह देखे। करते। ये सोचने वाली बात है कि शायद असली विकास पहचान को पकड़ने में नहीं, उसे बदलते हुए देखने में है।